गैर ज़रूरी बालों का जो मसला है उसमें हमारी जो कम्युनिटी में नॉर्मल नॉलेज है वो ये है कि जी गैर ज़रूरी बाल बस होते हैं और इनको हम लेज़र से हमने रिमूव करना है या वैक्स या थ्रेड या जो भी है। मगर अगर आप एक लार्ज नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स को डील कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि जैसे मैं गायनी में रही हूँ हमेशा से, तो ख़वातीन के जो बालों की थिकनेस है वो बहुत वेरी करती है। कुछ की मर्दों की तरह होती है, बहुत मोटे और बहुत हैवी बाल होते हैं, पूरे पूरे इस एरिया पे आ रहे होते हैं। तो ये जो मामलात हैं ना मोटे बालों के, इसका हल सिर्फ वैक्सिंग या थ्रेडिंग नहीं है। इसके लिए आपको मामले की जड़ तक जाना पड़ेगा कि ये बाय द वे ये बाल इतने ज़्यादा आ क्यों रहे हैं। ज़ाहिर है एक ख़ातून जो हैं उसके जो ख़ातून वाले हार्मोन्स हैं वो उनके अंदर कोई गड़बड़ है, या उनके मर्दाना हार्मोन्स शायद ज़्यादा बढ़ रहे हैं इसलिए दाढ़ीनुमा बाल आ रहे हैं। ये कुछ केसेस की मैं बात कर रही हूँ। फिर कुछ लोगों में बालों के नीचे जो है वो फॉलिकल के अंदर पस पड़ जाती है, इतना मोटा बाल होता है कि वो जब उसे अब वो ट्यूज़र से या वैक्स से निकालते हैं तो वो एक ख़ुसूसी किस्म की लेयर बाल टांगों पे और बॉडी पे छोड़ती है, जिसे हम स्ट्रॉबेरी लेग्स या स्ट्रॉबेरी आर्म्स या स्ट्रॉबेरी स्किन कहते हैं। कि वो बाल तो निकल जाता है लेकिन स्किन इतनी गंदी लग रही होती है जैसे कोई रफ़ पत्थर सा हो। तो वो भी इसका मतलब ये है कि बालों की जो रूट है वो बहुत मोटी है, उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो इन बातों को आप सिर्फ ऊपर से लेज़र के सेशन या मशीन को ब्लेम करना या ऑपरेटर को ब्लेम करना, या मेरे पास आके जब क्लाइंट्स डिफरेंट क्लिनिक की बात करते हैं तो मैं उनको अर्ज़ करती हूँ कि काइंडली आप मशीन और ऑपरेटर के अलावा इस बाल की जो ज़्यादा होने की रीज़न है उसको भी एड्रेस करें। उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल गायनेकोलॉजिस्ट जिसका हार्मोन्स के अंदर कोई तजर्बा हो, और गायनेकोलॉजिस्ट की बात मैंने इसलिए की क्योंकि हार्मोन स्पेशलिस्ट भी अमूमन फिर हमारे साथ गायनी वालों के साथ मिल के ही इन मसलों को हल करते हैं। क्योंकि हम जो हैं गायनी वाले लोग जो होते हैं वो आपकी जो है ओवरीज़ को, यूट्रस को, ओवेरियन हार्मोन्स को, ओवेरियन सिस्ट को, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को, इन सारे मामलात को समझते हैं। और उन मामलात के अंदर हार्मोन्स का जो रोल है ये सब कुछ मिल के आपके बालों की जो थिकनेस है, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो इंटेंसिटी है उसको डिसाइड करता है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि मैंने जो सलूशन आपके लिए निकाला है उसके साथ साथ मैं आपके जो बालों के हैवी होने का कॉज है उसको भी एड्रेस करूँगी। एंड बाय द वे जब हम आपके बालों के थिकनेस का कॉज एड्रेस कर रहे होते हैं तो हम आपके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का भी इलाज कर रहे होते हैं, हम आपके इरेगुलर पीरियड्स का भी इलाज कर रहे होते हैं, हम आपकी जो फाइब्रॉइड्स की टेंडेंसी है बनने की, या ओवेरियन सिस्ट या पानी वाली या खून वाली थैलियाँ बनने की, या अंडेदानी की नालियों की जो सोजिश है उसको भी हम इलाज उसका साथ हो रहा होता है। इसका मतलब ये है कि जब बच्ची मेरे पास आती है या ख़ातून मेरे पास आती हैं तो मैं उनका पूरा एक इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट कर रही होती हूँ, क्योंकि यही जो सोजिश है अंडेदानी की, बच्चेदानी के अंदर खून की रसौलियाँ, पानी की थैलियाँ या ट्यूब्स की सोजिश, या जो पूरा एरिया जहाँ पे हमने नीचे ये सब रखा हुआ है, अल्लाह ताला ने जो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखा हुआ है उसके ऊपर जो लोड होता है फ़ैट का और जो ये डिफरेंट हार्मोन्स का जो गड़बड़ हो रही होती है, जब हम उसका इलाज करते हैं तो बुनियादी तौर पे लड़की के पीरियड्स ठीक होते हैं, उसका वेट नॉर्मल होता है, उसके हार्मोन्स ठीक होते हैं। और यही बच्चियां जब इनका इलाज नहीं होता इन देयर 15, 18, 25, 30 की एज तक, तो ये आप देखती हैं कि शादी के बाद जब हम इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में जो ख़वातीन एंड अप होती हैं जो नॉर्मल तरीक़ों से कंसीव नहीं कर पाती, यानी मियाँ बीवी 2-2, 3-3 साल डिफरेंट क्लिनिक्स में जा रहे होते हैं और वहाँ पे वो ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, एंड फाइनली दे एंड अप इनटू एन IVF और ICSI का कोई सेंटर। तो जब एक स्टडीज़ काफ़ी कंडक्ट हुई हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई इन क्लिनिक्स में ज़्यादातर कौन से पेशेंट्स आते हैं, तो पता ये चला है कि जो बच्चियां अपनी टीन्स में यानी बलूगत के बाद 15, 18, 20 साल की एज में अपने 20s में जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की पेशेंट रही हैं, जिनकी अंडेदानी में, बच्चेदानी में सोजिश रही है, जिनके मोटे बाल आते रहे हैं मुंह पे और बॉडी पे, तो हमारे चूँकि लोग बहुत मासूम हैं
वो अभी हम उस समझ पे नहीं हैं, ना हमारे यहाँ इतना समझाने का रवाज है कि ये सारा कुछ जो हो रहा होता है एक बच्ची के अंदर, ये कोई अलग अलग से कोई शहर नहीं है एक जिस्म के अंदर, के कोई चीज़ लाहौर में हो रही है तो कोई कराची में हो रही है तो कोई न्यूयॉर्क में हो रही है। ऐसा नहीं है, एक ही बॉडी है जिसके अंदर ज़ाहिर है अंडेदाने की कोई सोजिश है, उसकी ट्यूब्स की कोई सोजिश है, उसके जो यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रॉइड्स बन रहे हैं या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, जिसकी वजह से उसके हार्मोन्स में गड़बड़ आ रही है। क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अंडेदानी और बच्चेदानी और अंडेदानी की ट्यूब्स जो हैं, ये ख़ुद एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा आज़ा, हमारी बॉडी के ऐसे आज़ा हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग हैं, जिनको हम ग्लैंड कहते हैं। ऐसा कोई भी ऑर्गन जिससे कोई भी हार्मोन पैदा होता है उसे हम ग्लैंड कहते हैं। तो ओवरीज, प्रोस्टेट, हमारा एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सब ग्लैंड्स हैं जिनसे हार्मोन्स पैदा होते हैं। और जब बच्ची की अंडेदानी की ट्यूब्स में या कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सोजिश हो जाती है तो ये ग्लैंड जो है ये अपना काम ख़राब कर देता है, गड़बड़ में आ जाता है। अब और उसी वजह से फिर आपके पास एक सिम्टम ये आता है आउट ऑफ मैनी सिम्टम्स के जी बच्ची के बाल मोटे आ रहे हैं, या मेल पैटर्न ग्रोथ हो रही है, या बच्ची की आवाज़ जो है वो मर्दों की तरह भारी होती जा रही है, या उसके मूड के अंदर बहुत अग्रेसिवनेस आ रही है, मूड इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, या उसके अंदर जो फ़ैट की डेपोजिशन है, जो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है ना हमारा बहुत नेचुरली, वो बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है कि औरत के अंदर जो हार्मोन्स पैदा होते हैं वो हार्मोन्स इस किस्म के होते हैं कि वो ख़ातून की जो फ़ैट की एक डेपोजिशन बॉडी में होती है वो एक आवर ग्लास डेपोजिशन होती है, यानी उसके अंदर एक समझ लें आपके एक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से फ़ैट डिपॉज़िट हो रहा होता है जैसे ख़ातून का एक जिस्म होता है। लेकिन जब ये हार्मोन्स गड़बड़ में आना शुरू होते हैं तो फिर आप देखते हैं कि इन लड़कियों में मर्दों की तरह फ़ैट आना शुरू होता है, टमी बहुत बड़ी हो जाती है, थाइज़ बहुत बड़े हो जाते हैं, फेसेस के ऊपर मर्दों की तरह फ़ैट आना शुरू हो जाता है। तो ये सारे मामलात बुनियादी तौर पे एक बच्ची के अंदर या एक ख़ातून के अंदर जो हो रहे होते हैं ये किसी अलग अलग एरिया में नहीं होते, और इनका बुनियादी सोर्स जो है वो आपकी जो अज़ा हैं, जो ऑर्गन्स हैं जिनको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, उनकी सोजिश या उनकी बीमारी से है। और इसका इलाज गायनी वाले ही करते हैं, या अक्सर गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको एक समझदार गायनोकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जो हार्मोन्स की डेप्थ को समझे और इस मामले को की रूह तक पहुँचे कि आखिर ये अंडेदानी की या बच्चेदानी की या अंडेदानी की ट्यूब्स की सोजिश जो है, इन ग्लैंड्स की सोजिश क्यों हो रही है। अब मैं आपको इसकी रीज़न्स भी बता देती हूँ जब ये बात यहाँ तक पहुँच ही चुकी है। 99% केसेस में जो हमारी अंडेदानी और अंडेदानी से जुड़ी हुई ओवरीज़ और यूट्रस की जो सोजिश और उसमें रसोलियों की रीज़न्स हैं उसे हम कहते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेटस, यानी इन्फ्लेमेशन होती है सोजिश, यानी अगर जैसे मैं आपको कहीं चोट लग जाए या आपके जिस्म में बुखार हो जाए या कहीं आपको कट लग जाए तो अब वहाँ पे हमारी बॉडी के जितने भी मार्कर्स होते हैं ना इन्फ्लेमेशन को रोकने वाले, वो सब इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन ख़ुद में एक डिज़ीज़ की स्टेट होती है। अब हमारे आजकल जो डाइट्स हैं वो ख़ुद प्रो इन्फ्लेमेटरी डाइट्स हैं, यानी हाई शुगर, हाई सॉल्ट, मैदा, कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा शुगर है, हम स्वीट्स बहुत ले रहे हैं, डोनट्स हैं, मीठा है, कैंटीन्स का खाना जो है उसमें गंदा ऑयल यूज़ हो रहा है, नमक, चटपटी चीज़ें, मैदे का इस्तेमाल, चीज़, जंक। इसके मुकाबले में अगर आप फ्रूट का प्याला खाते हैं या आप दलिया का प्याला लेते हैं या हुमस घर में बना के ऑलिव्स के साथ लेते हैं या आप कच्चा सलाद काट के खाते हैं, तो ये सब नॉन इन्फ्लेमेटरी डाइट्स हैं।
इसके अलावा इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश जो है अंडदानी और बच्चेदानी की, उसके सोर्सेज में आपकी जो स्ट्रेस आता है, आजकल स्ट्रेस बहुत है बच्चियों पे सोशल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, अच्छे लगने का, अच्छे नज़र आने का, अच्छे मार्क्स लेने का, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का, मटेरियलिस्टिक बहुत हो गई है ज़िंदगी, तो उसका प्रेशर बहुत है बच्चों के ऊपर ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने का। तो ये सब चीज़ें इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही हैं हमारी डाइट, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस फ्रॉम द कल्चर, फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम पीयर्स, फ्रॉम पेरेंट्स। स्ट्रेस के अलावा आपका अपना एक जो पैटर्न है, थॉट प्रोसेस जो है, इतनी हमारी जो अभी लाइफ अर्बनाइज्ड हो गई है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन स्कूल कॉलेजेस के अंदर कोई काउंसलिंग नहीं है बच्चों के लिए, किसी किस्म का कोई वहाँ पे कोई ऐसा वेंटिलेशन पॉइंट नहीं है जहाँ पे उन्हें करियर काउंसलिंग दी जाए, जहाँ पे उन्हें डाइट काउंसलिंग दी जाए, जहाँ पे उनको इमोशंस को मैनेज करना सिखाया जाए, कि क्योंकि घरों में तो माहौल इतना नहीं है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के मसाइल को सुने या उनको समझें या उनके साथ वो वेंटिलेशन कर सकें। तो बच्चों के पास अमूमन सिर्फ फ्रेंड्स ही रह जाते हैं जिनसे वो बातचीत करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन के सोर्सेज हो गए डाइट, यानी नॉन ऑर्गेनिक डाइट, फ्राइड डाइट, जंक, मैदा, चीज़, और जितना भी हम जो भी आइसक्रीम्स हैं या आजकल चॉकलेट्स बच्चे बहुत खा रहे हैं, लेज़ हैं, लेट नाइट खाना, फिर रात 12 से सुबह 5-6 बजे तक जागने से भी हार्मोन्स की बहुत डिस्टर्बेंस होती है। आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर जो आपका एक कंटेंटमेंट का एलिमेंट, सोलफुल एलिमेंट होता है, वो ये है कि आपका अपने सोर्स के साथ एक इन डेप्थ रिलेशनशिप डेवलप होना, उससे भी आपका जो स्ट्रेस लेवल है बहुत कम होता है। तो ये सारी रीज़न्स होती हैं जो आपकी, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, और कुछ जेन्युइन भी रीज़न्स होती हैं, कुछ ट्यूमर्स होते हैं, कुछ बच्चों के अंदर ओवेरियन सिस्ट बनने की टेंडेंसीज़ होती हैं, फाइब्रॉइड जेनेटिकली कुछ बच्चियों को तोहफे में मिले होते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पानी वाली थैलियाँ कुछ की फुफ्फियों में, खालाओं में जनरेशन बाय जनरेशन चल रहे होते हैं। अब तो जेनेटिकली वेट जो है, ओबेसिटी जो है, वो जीन्स में बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हमारे चूँकि बच्चों को स्कूल में 9th और 10th क्लास से ही हम नहीं सिखाते, एक्सरसाइज और वेट की मैनेजमेंट और डाइट की बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता, तो घरों में भी रोल मॉडलिंग इतनी नहीं है, घरों में भी वही रोटी सालन चावल पक रहा होता है, तो बच्चे जो है वो रोल मॉडलिंग मांगते हैं। अगर आपने अपने बच्चे को सिर्फ तकरीर करनी है और कहना है कि जी आप बस सब्ज़ी खाएं, सलाद खाएं, और आप ख़ुद बिरयानी की प्लेट खा रही हैं या खा रहे हैं, या आपका पैटर्न लाइफ का बिल्कुल उसके ऑपोजिट है जो आप बोल रहे हैं, तो यकीन माने आपके बच्चे आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, यू हैव टू रोल मॉडल। आप उनके साथ बात कम करें, लेक्चर कम दें, बट यू हैव टू रोल मॉडल। अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो प्रो इन्फ्लेमेटरी या इन्फ्लेमेशन से दूर रहें, तो आप उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट करके दिखाएं। आप उनसे स्ट्रेस पे बात करें, आप उनसे उनके रिलेशनशिप्स पे बात करें, उनके कॉलेज के, स्कूल के, और जजमेंट ना पास करें। उनकी बातों को आप कोशिश करें कि खामोशी से सुनें और ट्राई टू इनगल्फ, ताकि वो एज अ फ्रेंड आपसे बात कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि वो वॉक और एक्सरसाइज करें, तो आपको सुबह ख़ुद वॉक पे जाना होगा। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी कभी भी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से या इस तरह के इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी और फिर बहुत सारे मसाइल से बचे, तो आपको ख़ुद घर में कमरा बंद करके उसको साथ लेके डेली एक एरोबिक 1 घंटे का सेशन टीवी पे लगा के डांस करना होगा टाइट्स पहन के। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सोफ़े पे बैठ के ख़ुद में और आप सैंडविचेस खा रहे हैं और बर्गर्स और पिज़्ज़े खा रहे हैं या कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, और हम 1-2 घंटे का लेक्चर बच्चे को ज़बरदस्ती सुना के हम कहें हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। ऐसे नहीं हो सकता। तो जो आपने बच्चे को डाइट बता रही हैं, आपकी डाइट में इन्फ्लेमेशन है, सब्ज़ी खानी है, भाजी खानी है, सैलड खाना है, फ्रूट सैलड खाना है, पपीता खाना है, ग्रेप फ्रूट, जौ का दलिया, ये सब आपको उसको बना के भी देना होगा, उसके सामने बैठ के खाना भी होगा। तो बच्चा खुद ही आहिस्ता आहिस्ता फिर जब अपने हॉस्टल में जाएगा, अपनी लाइफ में जाएगी वो या जाएगा, तो वो खुद ब खुद वो चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये कुछ ऐसे मामलात हैं बालों के साथ जुड़े हुए, जो गैर ज़रूरी बाल बॉडी पे आते हैं, जो बच्चियों के फिर इर्रेगुलर पीरियड्स और ओवेरियन सिस्ट और
सब फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स और सब जो एक लंबी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है गायनी की, उनका बुनियादी सोर्स जो है वो बुनियादी तौर पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और ये सब कुछ एक बच्ची के जिस्म के अंदर ही हो रहा होता है। ये नहीं हो रहा होता कि मोटे बाल किसी और जगह की बीमारी से बाहर निकल रहे होते हैं और ओवेरियन सिस्ट किसी और जगह की बीमारी से बाहर आ रही होती है। सब कुछ इकट्ठा पड़ा है। और अगर मैं आपके मोटे बालों की रीज़न्स को एक्सप्लोर करती हूँ आपके साथ, उसके हार्मोन्स के टेस्ट कराती हूँ, तो मुझे सारा ही इलाज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ बालों का इलाज कर रही होंगी, उसमें आपकी बच्ची के, और आप अगर खुद बड़ी हैं तो तब आपका भी पूरा इलाज होगा, हर चीज़ इसमें अंडर कंसिडरेशन आएगी। तो आई होप मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही रोशनी डाली है इस बात पे कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, और गायनी का, एंडोक्रिनोलॉजी का, हार्मोन्स का, मोटे बालों का, इनफर्टिलिटी का, और लड़कियों के साइकिल्स, पीरियड्स, और अंडे दाने की रसौलियाँ और बच्चे दाने की रसौलियाँ, इन सब का आपस में एक बहन भाइयों वाला रिश्ता है। इनको आप चाहते हुए भी अलग अलग नहीं कर सकते। सो अगर आप इनमें से किसी एक को भी पकड़ के ट्रीट करूँगी मैं, तो सारे मसले हल होंगे, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। मगर इसके साथ साथ मैंने आपके लिए एक मुस्तकिल हल ढूंढा है अब, परमानेंटली फुल बॉडी जो आपके अनवांटेड बाल हैं, फुल बॉडी आपकी जो रिक्वायरमेंट है बालों को रिमूव करने की, उसका हमने तोड़ निकाला है। आप मुझसे रब्ता करें, मिलें, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। ऑल्दो मैंने हर चीज़ कोशिश की है कि वीडियो में एक्सप्लेन की जाए।